ठीक है। तो अपन आरबीआई के बारे में पढ़ चुके थे, बैंक वैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग एक आध पीटी का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, पीटी के ये जो जितने स्टार्टिंग वाले टॉपिक सब पीटी वाले ही हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब हाँ, इनके जो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तो आगे मेंस वाले कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे उनसे। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो अपने कल सीखा भी था बैंक का नॉर्मली काम क्या होता है, जमा स्वीकार करना, ऋण देना होता है। ठीक है, अपनी तरफ से म्यूट करो, कौन किसका ओपन है। ठीक है, तो बैंक का काम होता है जमा स्वीकार करना या ऋण देना, दो तरह के काम होते हैं। अब देखो कॉमर्शियल बैंक का मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वो एक ऐसे है ना, एक अरब कंट्रीज़ में चलते हैं, एक बैंक चलता है। मुस्लिम कंट्री देशों में क्या होता है कि एक बैंक होता है कि जो मतलब ब्याज नहीं लेता है, तो वो एक मतलब दान करता समूह के उस टाइप से चलते हैं। दान करता भी नहीं मतलब कि आप पैसे ले जाओ, जब यूज कर लो फिर वापस दे दो, इस टाइप से चलता है। पर जो ये कॉमर्शियल है, स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार वाणिज्य के लिए है। ठीक है, मतलब स्वाभाविक सी बात है, इंटरेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा आपसे। ठीक है, उस तरीके से। तो बस एक मोटा मोटा इतना याद रखना। ठीक है, वह संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है तथा जनता को उपभोग तथा निवेश के लिए ऋण देती है, वाणिज्यिक बैंक कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो छोटा सिंपल से डेफिनेशन है। और ये याद रखना कि कंजम्पशन, जैसे मान लो घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, पर निवेश करना मान लो कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए तो ऋण देता है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वाणिज्य बैंक साख सर्जन के माध्यम से लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट क्रिएशन समझ लेना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये बैंक है, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझो कि बैंक यहाँ पे मान लो कि ये जनता है, ये मान लो कि हाउस होल्ड है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पैसे जमा कराए, तो बैंक मान लो कि इनको इंटरेस्ट दे रहा है कि मान लो कि 4% है। ठीक है, जैसे एफडी पे देता है नॉर्मली, तो अपन जो जमा कराते तो उसमें कहाँ मोस्टली मिलते नहीं हो, मतलब क्या होता है कि अपन निकालते रहते हैं बार बार। अब इधर जो मान लो कि विजय वाले जैसे लोग हैं, ठीक है, अब ये 4% पे लिया, ठीक है, इनको लगभग 8% वैसे देता है, तो ये 4% मार्जिन हुआ। ठीक है, जिसमें 2% मान लो को ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सब सारी चीज़ें अपन निकल देखा था, अलग अलग मान के चलो कि 2% इनको लाभ होता है। ठीक है, तो ये यही काम करते हैं, मतलब यहाँ से पैसे लेते हैं, लोगों को जमा रहता है, तो इसको लोन पे बांटते रहते हैं। आगे पढ़ेंगे, एक पॉइंट आएगा वो इम्पोर्टेंट है कि कैसे ये जो है साख सर्जन क्षमता का विस्तार कर सकते हैं। याद करो, पीटी में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि साख सर्जन के माध्यम से लाभ अर्जित करते हैं। बैंकिंग के प्रकार होते हैं, कोर बैंकिंग होती है। ठीक है, एक यूनिवर्सल बैंकिंग होती है और एक शैडो बैंकिंग होती है। ठीक है, तो कोर बैंकिंग क्या है, इसके अंतर्गत बैंक की विभिन्न शाखाएं परस्पर इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी रहती है तथा ग्राहकों को किसी भी शाखा से सुविधा प्राप्त हो जाती है। सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, याद रखना, ऐसा यूपीएससी पीटी में भी क्वेश्चन आया था, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो उसमें वही होता है कि जैसे मान लो कि बैंक जो मान लो, ठीक है, एक बैंक है एसबीआई। अब सोचो एसबीआई की कितनी ब्रांच है, भारत में बहुत सारी ब्रांच है, पर भाई सबाई सी बात है कि इसके पास कितने खाताधारक है। ठीक है, कितना पैसा है, क्या है, एक जगह तो होता ही होगा ना, सेंट्रलाइज एक जगह तो होता ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सारी शाखाएं एसबीआई से इससे जुड़ी रहती है, इसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। आएगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वाला यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया था, तो उसमें ऐसा था कि आरबीआई से जो सारे बैंक जुड़े रहते हैं, तो आरबीआई के पास वो रहता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन उस टाइप से। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट इस पर काम करता है। इसमें मान लो कि बैंक की ब्रांचें जुड़ी रहती है, तो उसमें आरबीआई से जुड़ी रहते हैं बैंक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। यूनिवर्सल बैंकिंग में क्या होता है, यदि बैंकिंग संस्थाएं अपने कार्यों को विस्तार कर ले तो इसे यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। मतलब वही है कि जैसे मान लो कि भारत का एसबीआई बैंक विदेशों में भी है, तो ये यूनिवर्सल बैंक हो गया। इसके अंतर्गत ग्राहकों को परंपरागत बैंकिंग सुविधा के अलावा आधुनिक बैंकिंग उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी जो चीज़ें इंडिया में नहीं मिलती है, फॉरेन में बैंकों में मिलती है, अगर वैसे सर्विसेज यहाँ पे भी मिलने लग जाए, ठीक है, तो उसको यूनिवर्सल बैंकिंग कहेंगे। नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में यूनिवर्सल बैंक को बढ़ावा दिया गया है। और 2022 में भी पीटी में क्वेश्चन आया था, और एक बार 2019 में भी क्वेश्चन आया है, 2019 या 18 में। तो देखना, मैं फिर बता रहा हूँ ना, जैसे अब ये देखो एक टॉपिक उधर हो गया, उससे लगभग 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं, कभी कभी तो 5-5 में, कल ही मैं बताया था 2021 में 5 क्वेश्चन आ गए थे।
अब ये भी टॉपिक ऐसा है कि इससे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे हर साल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब है शैडो बैंकिंग। यह नियमित बैंकिंग प्रक्रिया से अलग है। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती संस्थाओं की भूमिका बढ़ जाती है, ठीक है, मिडिल मैन जो होते हैं। इस बैंकिंग में वे संस्थाएं कार्य करती है जो ग्राहकों को वित्तीय सुविधाएं तो उपलब्ध कराती है, परंतु उनके पास बैंक का दर्जा नहीं होता, यद्यपि ये संस्था भी वित्तीय समावेशन में सहायक होती है। जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि एटीएम होता है ना, एटीएम, याद रखना कि बैंक नहीं लगाते, एक कंपनी होती है, ठीक है, वो लगाती है, और वही सारा जितने भी सारे बैंकों का जो एटीएम लगाने का काम सब उसी का ही होता है। वही मान लो इन बैंकों से क्या होती है, वो चार्ज लेती है, ठीक है, जितने बैंक होते हैं उनसे चार्ज लेते हैं, और उसके बिहाफ में है जो ये मतलब बैंक जो है प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो एक तरीके से शैडो बैंकिंग मतलब छाया टाइप से, पर बैंक नहीं हो, रियल बैंक नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आता है, जैसे याद करो मैंने कल बताया था लीड बैंकिंग स्कीम, इसके बारे में यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया है, ठीक है, यही याद रखना। तो मैंने क्या बोला था, जब मान लो कि देखो जो जैसे एसबीआई है भाई, इंडिविजुअल रूप से मान लो कि उसमें प्रोविजन बना हो कि 10% ऐसे आप किसी को ज़्यादा ऋण नहीं दे सकते, परंतु मान लो कि बहुत बड़े मान लो बिजनेसमैन है, उनको मान लो कि एक साथ बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान लो कि जो एसबीआई है, अदर जो बैंक होते हैं, उनको मिला के फिर उनका एक मान लो कि बनाया जाता है ताकि उनको ऋण वृण दिया जाए। तो लीड बैंक योजना क्या है ये पता होना चाहिए, पीटी में क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। वर्ष 1970 में गठित गाडगिल समिति की सिफारिश के आधार पर बैंकिंग प्रक्रिया का विस्तार करने हेतु क्षेत्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए, ठीक है। जैसे मान लो क्षेत्र का देखो, लीड बैंक योजना मतलब लीड का मतलब क्या होगा, लीड करेगा। जैसे भाई एसबीआई को टारगेट दे दिया कि आप इतनी ब्रांच की शाखा विस्तार करो, ठीक है, टारगेट डिसाइड कर दिया जाता है। इसी वर्ष नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार का लक्ष्य रखा गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई ने लीड बैंक की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत विभिन्न बैंक आपसी सामंजस्य के आधार पर वित्तीय सुविधा को विस्तार करने तथा उस क्षेत्र विशेष में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु कार्य करेंगे, ठीक है। आरबीआई किसी भी बैंक को लीड बैंक नामित कर सकता है, याद रखना कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई किसी भी बैंक को लीड बैंक मतलब समझ बात, उस एरिया में कौन लीड करेगा, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य बैंकों की जवाबदेहिता में वृद्धि करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। देख तो लीड बैंक घोषित कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। इस योजना के उद्देश्य है बैंकों की जवाबदेहिता में वृद्धि करना। अब ये डेवलपमेंट बैंक मतलब ये थोड़ा बहुत एक आइडिया रखो, ठीक है भाई, डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, लीड बैंक क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मोटा मोटा टर्मिनोलॉजी। विकास बैंकिंग क्या होती है, डेवलपमेंट बैंकिंग मतलब इस यदि बैंकिंग कार्यों के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष को लक्ष्य बनाकर साख सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो यह प्रक्रिया विकास बैंकिंग कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके लिए उसी को टारगेट करके बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाए तो उसको क्या बोलेंगे, विकास बैंक बोलेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, ठीक। अब देखो विकास बैंक के लिए याद रखना, विकास बैंक में अपने ये जो 4 बैंक आते हैं याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है इनसे, हर बार बना है। मतलब देखो नाबार्ड से भी क्वेश्चन बना हुआ है, सिडबी से भी क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जिम से बना हुआ है, इससे भी, तो ये याद रखना। तो ठीक है, तो विकास बैंक हमने देखा था भाई क्षेत्र विशेष के मान लो एग्रीकल्चर के लिए चला दिया, तो कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड हो गया। कब बना था, याद रखना 12 जुलाई 1982 में। आजकल यूपीएससी थोड़ा फैक्चुअल हो रहा, तो ये थोड़ा मतलब एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये से पता नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं 12 जुलाई पता हो, पर 1982 पता होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो किसके लिए है, एग्रीकल्चर और रूरल के डेवलपमेंट के लिए। और अपने पता है विकास बैंक का तो डेवलपमेंट तो करेगा ही। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, सब ऐसे पता ही लग रहा है, सिडबी किसके लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। कब बना था, 1990 में बना था, 2 अप्रैल 1990, ठीक है। स्पेशल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। बस ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये याद रखना जरूर, और ये किस क्षेत्र के लिए है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगला आयात निर्यात क्षेत्र के लिए एग्जिम बैंक बना था 1981 में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर अगला है नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, एक बार चेक करो कब बना है, एक मिनट को मैं चेक करके बताता हूँ, पता होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी आजकल थोड़ा इस टाइप की क्वेश्चन पूछ रही हो, थोड़ा फैक्चुअली चीज़ें पता होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
नेशनल याद रखना 1988, ठीक है। ठीक है, अब देखो कॉमर्शियल बैंक के कार्य क्या होते हैं एक बार देख लो, ठीक है। तो प्राइमरी जो कार्य होते हैं इसके, ठीक है, पहली बात तो एक तो क्या होता है जमा स्वीकार करना, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जमा स्वीकार करने का भी दो तरीका होता है। एक होता है मांग जमा करना, ठीक है, ध्यान से समझना, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना जैसे अपना कभी अगर आप एटीएम जाओगे तो उसमें खाता मतलब आता है कि करंट अकाउंट है या आपका या सेविंग अकाउंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एक होता है समय जमा मतलब टाइम डिपॉजिट में याद रखना, एक आता है फिक्स्ड डिपॉजिट आता है, याद करो जैसे एफडी करवा देते हैं 5 साल के लिए से, ठीक है। एक आता है रिकरिंग डिपॉजिट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। रिकरिंग में होता है कि एक समय अंतराल के बाद आप निकाल सकते हो, फिर उसमें लगा सकते हो, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, वो मांग जमा होता है, जब चाहो आप जाके पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। रिकरिंग में कुछ समय अंतराल रहेगा, फिक्स में फिक्स रहता है 5 साल बाद में निकालना, ठीक। दूसरा जो है कॉमर्शियल बैंक का कार्य होता है ऋण देना। तो याद रखना शॉर्ट टर्म लोन भी देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी देते हैं, ओवरड्राफ्ट भी होता है, कैश क्रेडिट भी करते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ओवरड्राफ्ट भी आप निकाल सकते हो, याद करो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10,000 तक आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म का लोन भी देते हैं लोग, शॉर्ट टर्म का भी देते हैं, ठीक है। तो ये काम करते हैं। दूसरा द्वितीय कार्य क्या होते हैं, एजेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे बिल का भुगतान कर लो आप, जैसे आप अपना बैंकिंग से आराम से बिल का भुगतान कर सकते हो, बिजली बिल का, गैस का, इनका बीमा का भुगतान कर सकते हो आप, ठीक है। ट्रस्टी की भूमिका निभाता है आपका, ठीक है। और शेयर का क्रय विक्रय भी करता है और अन्य कार्य भी इसके होते हैं, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आइडिया पता होना चाहिए क्या काम है, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपके खाते में 0 रुपये पड़ा है फिर भी उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अंतर्गत ग्राहक द्वारा उसके बैंक खाते में उपलब्ध राशि से अधिक राशि का चेक जारी करने की सुविधा दी जाती है। यह अस्थायी सुविधा है। यह ऋणों का आधार ग्राहक की वित्तीय संपत्ति होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि वही है कि जैसे मान लो कि आपके अकाउंट में नहीं पड़े, जैसे जनधन योजना के तहत जो बने थे ना अकाउंट, तो उसमें ऐसा था कि 10,000 तक ओवरड्राफ्ट की भी लिमिट थी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया, मतलब कि 10,000 मान लो कि खाते में नहीं है पैसे, पर 10,000 वो निकाल सकता है वो, ठीक है। यह अस्थायी सुविधा है, याद रखना, ना तो परमानेंट नहीं है। और यह ऋण का आधार, यहाँ ऋण का आधार ग्राहक की वित्तीय संपत्ति होती है, ठीक है। कैश क्रेडिट क्या होता है, इसके अंतर्गत ग्राहकों को उनकी भौतिक परिसंपत्तियों के आधार पर ऋण दिया जाता है, ठीक है। मान लो कि आपको कुछ जमा करना पड़ेगा, उसके आधार पर ऋणी को अपने व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं तथा इसी आधार पर उसके क्रेडिट लिमिट निर्धारित की जाती है। जिसका जितना क्रेडिट लिमिट अच्छा मतलब होगा ना अच्छी, उसको उतना ही ज़्यादा लोन मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब बैंक के टाइप, ठीक है। तो एक होता है शेड्यूल बैंक होता है, ठीक है, एक नॉन शेड्यूल बैंक होता है, ठीक है। तो शेड्यूल बैंक में याद रखना वाणिज्यिक बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। दूसरे होते हैं सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, आपने बहुत सुना होगा। हरियाणा इधर हरियाणा में, पंजाब में बहुत ज़्यादा चलते हैं, राजस्थान में भी चलते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक हो गया है, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। इसका याद रखना, इसका यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा था कि इसका कितना परसेंटेज शेयर है, ये सारी चीज़ें याद रखना। सहकारी बैंक का अलग फॉर्मूला होता है, सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक। वाणिज्य बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में याद करो, एक आता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर के बैंक, जैसे एसबीआई हो गया, राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए, नेशनलाइज बैंक हो गए और अदर बैंक हो गए। निजी क्षेत्र के बैंक भी है भारत में, ओल्ड बैंक भी है और न्यू बैंक भी है, याद रखना। और कुछ कुछ भारत में विदेशी बैंक भी पाए जाते हैं, ठीक है। गैर अनुसूचित क्षेत्र, देखो ये अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन जो मतलब कि आरबीआई के जो एक्ट में दिया है वो शेड्यूल बैंक होते हैं, जो नहीं दिया है वो अनशेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ठीक है। अनुसूचित बैंक वे सभी बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है, वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इनका बैंकों का आरबीआई के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है
और इनकी पूंजी तथा संचित कोष 5 लाख रुपया उससे बराबर या कम हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि किसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोला जाता है। मतलब शेड्यूल बैंक मतलब अनुसूचित है किसके तहत, बाय आरबीआई का अधिनियम में उनमें दूसरी अनुसूची में दिया है सूचीबद्ध, इसीलिए उनको ऐसा बोला जाता है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये तो नहीं पूछता आजकल कि बैंकों का टाइप क्या है, परंतु इनके कार्य है वो जरूर पूछता है। अब देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण याद करो कि शायद मैंने बताया था कि जब शायद पहली दूसरी क्लास में कि इंदिरा गांधी के काल में राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक 1969 में किया गया, उस टाइम 148 का किया गया था, फिर उसके 1980 में किया गया 68 का, और अभी याद करो 2019 में भी उल्टा। अब तो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट मतलब मर्जिंग पे काम कर रही है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ज़्यादा उस काल में ज़्यादा हुए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी के काल में जिनकी पूंजी 50,000 करोड़ से अधिक थी उनको नेशनलाइजेशन कर लिया गया था। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत सरकार देखो मतलब बैंकों राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई प्राइवेट व्यक्ति पहले बैंक चला रहा था, ये मान लो कि प्राइवेट फर्म है, अब उसको सरकार द्वारा ऑक्यूपाई कर लेना, समझ में आया, तो उसका राष्ट्रीयकरण कहलाता। मतलब इस प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा बैंकों से निजी क्षेत्र की पूंजी को हटाकर स्वयं पूंजी निवेश किया जाता है। इसका उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था में सरकार की भूमिका में वृद्धि करना। वही मैं बता रहा था कि जैसे पहले प्राइवेट व्यक्ति चला रहा था, सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निम्नलिखित कारण थे। भाई सभाई सी बात है, क्यों किया करना था, मैं शायद उस दिन में बताया था कि भाई सभाई सी बात है कि क्या हो रहा था कि एक तो पहली बात ये पैसे वाले लोगों को दे रहे थे ऋण, ठीक है, गरीब लोगों को ऋण नहीं मिल रहा था। मैं बता रहा था कि गाँव में जो है लोगों के पास कैश अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए इंदिरा गांधी को करना पड़ा। नहीं तो सोचो बार्टर सिस्टम उस टाइप से चल रहे थे तो चीज़ें और ज़्यादा खतरनाक हो रही थी ना। तो बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की भूमिका में वृद्धि करना पहली बात, इसी उद्देश्य था। आर्थिक क्रियाओं में समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना। ठीक है, समाजवादी विचारधारा का मतलब भाई सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है, ऐसा नहीं कि सरकार तानाशाह नहीं है, सरकार लोगों को भला चाहती है, तो भला चाहती तो इंदिरा गांधी ने फिर ये काम किया। कृषि क्षेत्र में निवेश के माध्यम से हरित क्रांति को लागू कराने के लिए अधिक साख सुविधा उपलब्ध कराना। याद करो 1966 में अपना जो है हरित क्रांति के जो जनक थे, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, तो उसके द्वारा खोज कर ली गई थी। अब मान लो कि बीज तो बन गए, अपन बीज बनने के लिए बाद लोगों के पास यूरिया चाहिए, खाद चाहिए, तो इनके लिए लोन देना पड़ेगा ना, सरकार को कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा। तो भाई समझ मतलब राष्ट्रीय बैंक हो गए नहीं तो कैसे चीज़ें चलेगी। और वित्तीय समावेशन का विस्तार करना भी इनका एक प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना मोटा मोटा। ठीक है, इनका क्या पर्पज़ था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, इसके पोस्ट भी निकलते आप देखे होंगे। ठीक है, इन बैंकों की स्थापना 1975 में आरआरबी अधिनियम 1976 के द्वारा की गई थी, याद रखना। यह अधिनियम आरआरबी की संरचना, यही क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2022 में भी आया, मतलब 20 में भी आया है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका, मैं फिर बता रहा हूँ, एक 2-3 बार क्वेश्चन आया है इसके बारे में। तो आरआरबी की संरचना, नियमन एवं समाप्ति के संबंधित दिशा निर्देश पर याद करना, इसका अलग से एक्ट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता रहा हूँ, यही यूपीएससी यहीं पे ही क्लू वो फंसाती है बच्चों को, तो ये थोड़ा माइन्यूट लेवल पे जाके याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, वाणिज्य बैंकों से अलग आरआरबी केवल लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि इनका उद्देश्य साख सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी करना। तो मतलब सभी सी बात है, प्रॉफिट तो कमाते हैं वो एक अलग मामला है, पर साथ में ही लोगों को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, बैंकिंग सुविधाएं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आरआरबी की स्थापना का उद्देश्य न केवल वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में सरलता से साख सुविधाएं भी उपलब्ध कराना, ताकि लोगों को क्रेडिट लोन आसान से मिल सके, ये भी एक इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, स्मॉल क्या है, मेन बैंक कृषि ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराना, विनियमित आरआरबी निगरानी नाबार्ड। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि आरआरबी की संरचना क्या होती है। अब देखो सुनो, ये संरचना के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो वहाँ पे पूछा जाता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। तो इन्हीं नोट्सों को मैं फिर बार बता रहा हूँ, बार बार पढ़ना, इकोनॉमी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। फिर करंट अफेयर का लेयर चढ़ा लेना, हो जाएगा काम। आरआरबी की संरचना, किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना में निम्नलिखित संस्था की भूमिका होती है, याद रखना ये चीज़। केंद्र सरकार की 50% शेयर होते हैं इसमें, ग्रामीण जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना में राज्य सरकार के 15%, प्रायोजक मतलब जो स्पॉन्सर करता है उसको 35% होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है,
तो लगभग कितना हो गया, 50-35-50 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। राज्य सरकार 15% होते हैं, केंद्र सरकार 50%, प्रयोजक के 35%। 51% निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ठीक कर दिए गए। प्रायोजक बैंक का मुख्य कार्य आरआरबी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना होता है। ठीक है, आरआरबी की वित्तीय एवं प्रबंध की सहायता करना है तथा एक निश्चित अंग राशि का निवेश करना है। तो 35% वो लोग करते ही हैं। क्या हुआ? स्पॉन्सर में कौन लोग आते हैं सर? स्पॉन्सर में कोई भी आ सकता है, प्राइवेट लोग आराम से आ सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, देखो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है ना, देखो मैंने एक तो बोला कि एक्ट की जगह यहाँ पे इसको फंसा के पूछा यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन, एक बार ये शेयर को लेके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, यूपीएससी ज़्यादा अंदर डीप नहीं जाता है, पर चीज़ों को मतलब वहाँ से क्लू पकड़ती है कि जो पढ़ रहा हो बंदा किस तरीके से पढ़ रहा है। आरआरबी अधिनियम से संशोधन करके केंद्र सरकार तथा प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी को 51% तक घटाने का प्रस्ताव किया गया तथा यदि वे चाहे तो अपनी हिस्सेदारी में कमी कर सकते हैं और राज्य सरकार की हिस्सेदारी को कम करने के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेनी होगी। मतलब अब ये हो रहा है कि जैसे मान लो कि इन दोनों के कितना हो गया, 85% हो गया ना, तो इसमें चाह रहे हैं कि भाई निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये जो है 51 तक ही किया जाए और इनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसा कोई आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, आरआरबी की चुनौतियाँ क्या है, चैलेंजेस क्या है रीजनल रूरल बैंक के? पहली बात तो पूंजी का अभाव होता है, छोटे छोटे बैंक होते हैं, सही बता रहा हूँ ना कोई खाता भी नहीं खुलवाता, मतलब जो रियलिटी में जैसे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं मेरे घर में कभी, मतलब जहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम काम करता है छोटे मोटे उद्योगों, तो वहाँ फ़ायदा है इनका। ठीक है, पर पहली बात तो पूंजी का अभाव होता है, प्रबंधक की दक्षता की कमी होती है। जाके देखना इनके बैंक में जैसे है बैंक, परंतु मैंने विजिट तो नहीं किया, पर मैंने देखा है इनका स्ट्रक्चर, जैसे मान लो SBI है उनकी तुलना में बहुत ख़राब रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रबंधक की तो दक्षता, मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होगा। अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप होता, सोचो कि 51% तो कितना 50% सेंटर का है, फिर 15% स्टेट गवर्नमेंट का है, सोचो 65% तो इन्हीं का ही है। अब तुम्हें पता है सरकारी जब जहाँ चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ क्या होता है, फिर दूसरी बात सेंटर स्टेट का विवाद, तो वो भी विवाद चलता रहता है। इसके कारण अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप है। विभिन्न कारणों से बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो अब मान लो कि ये चाह रहे हैं कि मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई मेरे इसको सगे संबंधी को तुम लोन दे दो, ये भी तो होता है ना मामले। अब स्वाभाविक बात जब होंगे तो स्वाभाविक बात क्या हो जाएगा, NPA हो जाएगा। या मान लो एग्रीकल्चर में लोन बांटते जा रहे हैं, NPA होगा, तो स्वाभाविक बात है इनकी बैलेंस शीट खराब होगी ना, तो उनकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इन्हीं सारी समस्या को देखते हुए आरआरबी में सुधार के लाने के प्रयास किए गए। हाल ही में RBI ने आरआरबी को LAP, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, MSF रेट, याद करो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तथा कॉल मनी मार्केट तक पहुंच करने की अनुमति दे दी है। मतलब ताकि इनकी पूंजी की जो उपलब्धता है उसको आरआरबी जो RBI है वो दूर करेगा। वर्ष 2010 से 11 में गठित KC चक्रवर्ती समिति, याद रखना कि बहुत बार यूपीएससी कमेटी वमेटी इतना ज़्यादा नहीं, पर मेंस के लिए याद रखना कि पता होनी चाहिए कि आरआरबी रिफॉर्म के लिए कौन कौन सी कमेटी आई थी। कि सुधारों के आधार पर आरआरबी को पुनः पंजीकरण किया जाएगा, इसलिए समय पर केंद्र सरकार द्वारा आरआरबी के उचित परिचालन हेतु अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नाबार्ड के मतलब उससे कंसिडर किया जाता है। परामर्शानुसार 2005 में आरआरबी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके निम्नलिखित 3 चरण थे। प्रथम चरण कब हुआ? इसके अंतर्गत किसी एक प्रायोजक बैंक द्वारा एक ही राज्य में संचालित आरआरबी का एकीकरण किया गया। मान लो कि एक ही राज्य में संचालित जितने भी आरआरबी उनको सबको एक जगह मिला दिया गया। दूसरा चरण क्या था? निकटवर्ती स्थानों पर स्थित आरआरबी का एकीकरण किया गया 2012 में। अब मान लो कि जो पास में है कोई 2 राज्य मान लो, उसमें को पास में उनका एकीकरण किया दिया गया। तृतीय चरण विभिन्न आरआरबी को एकीकृत करके उनकी संस्था को गठाया गया। बहुत सारे बन गए थे रीजनल रूरल बैंक, अब उनको कंसोलिडेट किया जा रहा है ताकि कंट्रोल अच्छे से किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एकीकरण के लाभ क्या हुए? परिचालन की अतिरिक्त लागत में कमी हुई। ध्यान समझना, जैसे मान लो कि आरआरबी का एक यहाँ खुला, एक यहाँ खुला, एक यहाँ खुला, कुछ लोन बांट नहीं रहे हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, पैसा ज़्यादा लग रहा है। अब भाई सब ऐसी बात है कि यहाँ पे इन 2 को हटा दिया जाए, इन 2 से भी काम चलाया जा सकता है, बच्चे अच्छे से काम करेंगे, तो अतिरिक्त जो लागत है उसकी कमी हो गई। आरआरबी की दक्षता में सुधार और स्वाभाविक बात है एफिशिएंसी सुधरेगी।
ठीक है, काम का दबाव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लोग काम अच्छे से करेंगे। यहाँ नहीं तो पहले फालतू में लोग बैठे रहते थे। पूंजी आधार में वृद्धि हुआ। अब सोचो कि अभी दोनों बैंकों में ही है तो पूंजी का तो आधार भी बढ़ेगा। जो ध्यान समझो, जैसे मान लो 50 रुपये यहाँ था, 50 रुपये यहाँ था, 50 रुपये यहाँ था, 50 रुपये यहाँ था। अब सोचो कि यहाँ पे अब 100 रुपये हो गए ना, तो इनका बेस बढ़ गया ना, तो अच्छा और अच्छे से काम करेगा, कैपिटल अच्छे से मतलब ऋण विण अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। आरआरबी में प्रौद्योगिकी प्रयोग को बढ़ावा मिला। असर ऐसी बात है, जब पैसा आधार बढ़ गया, लोन अच्छे से मिलने लगेगा, अच्छे से खर्चा आने लगेगा, पैसा वैसा आने लगेगा, तो सब ऐसी होता है। अब ये लोग क्या करेंगे, आराम से अपने को टेक्निकल रूप से दक्ष बनाएंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे, कंप्यूटर को सीखेंगे, ऐसे ही जो नए लोग हैं उनको रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब उनको नौकरी देंगे। ठीक है, एकीकरण के समक्ष चुनौतियाँ क्या है? अगर मान लो ठीक है, ये तो फायदे भी हैं पर तो नुकसान भी है। जमा एकत्रित करने और ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। वही मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि पहले यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। अब सोचो कि ये लोग मतलब शहर से होता है तो बहुत बार कभी दूर होते हैं बैंक, तो लोग जानना पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जमींदार के पास ही जाके, वो महाजन है उसके पास ही लोन का ऋण ले रहे हैं, तो वो भी एक समस्या है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आरआरबी का मूल उद्देश्य विचलित हो सकता है। आरआरबी सोचो मूल उद्देश्य क्या, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। तो मैं वही बता रहा था कि ये लोग महाजन से जाके पैसे लेने लग जाएंगे तो फिर क्या मतलब हुआ, तो वो भी एक नुकसान है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सजेशन क्या होना चाहिए? सुशासन गुड गवर्नेंस को लागू करने के लिए तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। वही है कि ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करो, उनका खाता खोलो, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बचत जमा में वृद्धि करके पूंजी आधार में वृद्धि करनी चाहिए। वही है कि लोगों सेविंग रेट बाई, लोग अपना जो सेविंग है उसको बैंकों में जमा करवाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको अच्छी ऋण ब्याज दरें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लोगों में वित्तीय साक्षरता प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों के घरों में चोरी हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी दिक्कतें भी है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना, अब है कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। याद करो कि सहकारी संघ बनाने की जहाँ अनुमति होती है, जैसे मान लो कि अमूल है, अमूल एक कोऑपरेटिव है। अब इनके ऐसे जो कोऑपरेटिव होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए जो बैंक बनते हैं, ठीक है, तो उनको सहकारी बैंक बोला जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। व्यवसाय करने के लिए 5 संगठन है। एकल व्यवसाय, साझेदारी फर्म भी होती है, हाउस होल्ड फैमिलीज वाला भी होता है, सहकारी फर्म भी होता है, कंपनी में होती है। तो ये चीज़ याद रखना। तो उसमें जो सहकारी फर्म है, तो मैंने जैसे बोला अमूल हो गया, मतलब कोऑपरेटिव मतलब होता है सब लोग मिलके जुल के काम करते हैं उसमें और डिसीजन लेते हैं, उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है उस तरीके से। तो वैसे इनकी हेल्प के लिए जो बैंक बनते हैं उनको बोला जाता है कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक एक ऐसी समितियाँ होती है जिनका मुख्य व्यवसाय बैंकिंग होता है। इन समितियों पर इसके सदस्यों का ही स्वामित्व होता है। जैसे याद करना, जैसे कभी आपके कोई गवर्नमेंट जॉब में कर रहा हो तो रेलवे के कोऑपरेटिव्स होते हैं। जैसे मान लो कि वो अपने एम्प्लॉय कोई, मतलब जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो कुछ पैसा वैसा जमा करते हैं सब लोग वहाँ पे, फिर जो जिनको मान लो चाहिए होता है 1% ब्याज पे दर दे दिया जाता है। अब उनको अलग से कहीं नहीं लाना पड़ता, वो बैंक में नहीं जाते हैं, तो ये फ़ायदा भी है। तो ऐसे मान लो कि जैसे मान लो कि अमूल है या कोई खेती में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको उन्होंने संगठन करके एक बैंक बना लिया, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब उनमें मान लो किसी को लोन चाहिए तो वो अपने रेट पे दे रहा है। बैंक में तो मान लो कि 10% मिल रहा है, वहाँ 2% में मिल रहा है, पर वो उनके सदस्यों को मिलेगा। सदस्य मतलब जो वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। समिति के सदस्य ही इन्हें प्रमोट एवं प्रबंधित करते हैं। सहकारी बैंकों की यह मानना है कि सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करके देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। ठीक है, इन बैंकों द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग आय सुविधाएं प्रदान की जाती है। इनके माध्यम से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु साख सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, मतलब लोन वोन देना, ये सारी चीज़ें काम करते हैं लोग। संविधान में बैंकिंग संघ सूची का विषय था, याद रखना ये चीज़। अब देखो मैं फिर बताऊँ, यूपीएससी इस टाइप के वर्ड तो जरूर देता है, संविधान में ये क्या था, संविधान में मेंशन है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। संविधान में बैंकिंग संघ सूची का था। ठीक है, तो मतलब केंद्र ही इस पे कानून बना सकता था। जबकि सहकारी समितियों को निगमीकरण है या निगतीकरण क्या है, मतलब वही है कि कंट्रोल करना या निगमन या उनकी समाप्ति राज्य सूची का विषय था। इसलिए राज्य सहकारी समितियों का निगमन नियंत्रण करने व उनके वाइडिंग अप समाप्ति के लिए कानून बना सकते हैं। अतः सहकारी समिति का पंजीकरण राज्य सहकारी समिति के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किया जाता है। याद रखना ये चीज़। बैंकिंग जो है संघ सूची का विषय है, परंतु जो सहकारी समिति है वो राज्य सूची में आती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है,
दो या दो से अधिक राज्यों में कार्य करने वाले सहकारी बैंकों का पंजीकरण मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत होता है। ये चीज़ याद रखना। वर्ष 1996 में बैंकिंग नियमन एक्ट 1949 में संशोधन करके आरबीआई को सहकारी बैंकों के नियमन संबंधी कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई थी, परंतु उनमें अनेक समस्याएं विद्यमान थी। याद रखना कि कुछ कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं उनके जो आरबीआई नियमन करता है, ये चीज़ याद रखना। 1996 में कुछ अमेंडमेंट किया गया था 1949 एक्ट में, और उसके तहत जो है आरबीआई सहकारी बैंकों के नियमन संबंधी कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई है, परंतु उनको अनेक समस्या विद्यमान थी। ठीक है, क्योंकि सबाई सी बात है, क्या हो रहा था कि रेगुलेशन नहीं हो रहा था। जब रेगुलेशन नहीं होगा तो सबाई सी बातें लोग करप्शन करने लग जाएंगे। जो जानकार है उन्हीं को लोन बांट रहे हैं, गरीब लोगों को लोन नहीं बांट रहे, तो सबाई बता आरबीआई का कंट्रोल जरूरी है ना, जो कोई इसको ऊपर से हैंडल करे, इसलिए इसको आरबीआई के अंदर लाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अरे आप लोग सो जाते हो क्या? नींद आ रही है क्या अभी? नहीं सर, सुन रहे हैं, पूरा ध्यान है। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक, बीच बीच में पूछते रहना पड़ेगा, मेरे को कंप्लेन आएगी आप लोग सो जाते हो। चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा है ना? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ों पे हाईलाइट करवा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। राज आप देखना, आज एक टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जाके देखना, कम से कम हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, आप जाके देखना। वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक। ठीक है, तो मैंने बोला था कि एक कॉमर्शियल बैंक होते हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। तो पहले काम, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम द्वारा बैंकिंग कंपनी के रूप में की गई, याद रखना सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसका सहकारी बैंक की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, इसका पंजीकरण रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास किया जाता है। इनका पंजीकरण रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। ठीक है, पता होनी चाहिए। बैंकिंग कार्य करने के कारण इसका नियमन आरबीआई द्वारा बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत किया जाता है। सहकारी बैंक का नियमन आंशिक रूप से आरबीआई द्वारा तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा दोहरा नियमन किया जाता है। समझ में आया? तो यहाँ आरबीआई, यहाँ तो ओनली आरबीआई करता है। यहाँ पे याद करो, जब संशोधन करके डाला गया था, ठीक है, ये डाला गया था, ठीक है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं करता, कुछ आरबीआई करता है, कुछ वहाँ की जो राज्य सरकारें होती है वो करती है, क्योंकि राज्य सूची का विषय अपन ने देख लिया था उधर। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, इसीलिए तो मैंने बोला था, क्या ध्यान से, अंतर से नाम से पता लग जाए, कोऑपरेटिव बैंक है, वाणिज्य भाई ये बिजनेस करते हैं, ये सहकारी मतलब थोड़ा सपोर्ट करते हैं लोगों को। ठीक है, इनकी स्थापना कृषि एवं ग्रामीण बैंक के उपयोग हेतु साख सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु की गई, ताकि गाँव में मान लो कि एग्रीकल्चर के लिए लोन मिले, ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिले, उसका एक इनका मेन पर्पज होता है। इनकी शाखाएं पूरे देश में हो सकती है। सामान्यतः इनकी शाखाएं एक ही राज्य में स्थित होती है, परंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहकारी बैंक का परिचालन करने के लिए इनका पंजीकरण मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत होना चाहिए। जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि राजस्थान में कम मिलेंगे, पर मैंने हरियाणा में जब मैं गया तो वहाँ बहुत थे। सच्ची बता रहा हूँ कि जो मेन बैंक होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा थे कोऑपरेटिव बैंक वहाँ पे, तो रीजनल रूरल बैंक वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं सहकारी बैंकों की संरचना कैसी होती है। ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बना हुआ है, क्या करें। ठीक है, सुनो, तो सहकारी बैंकों की संरचना याद रखना कि एक तो शहरी एक याद रखना, एक तो ग्रामीण शहरी सहकारी बैंक होते हैं, एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एक विलेज कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो ये चीज़ रखना। इसमें 2 टाइप के होते हैं, शेड्यूल बैंक होते हैं और एक नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। ठीक है, शहरी सहकारी बैंक में, ग्रामीण सहकारी बैंक में एक अल्पावधि के होते हैं और एक दीर्घावधि के होते हैं। ठीक है, तो एक होता है राज्य सहकारी बैंक, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है, एक होता है प्राथमिक कृषि शाखा समिति है। ठीक है, ये अल्पावधि वाले हैं। दीर्घावधि वाले कौन से हैं? राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इनके भी पार्ट्स होते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया था इसके बारे में। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव्स के बारे में। ठीक है, तो इस टाइप के एक पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा पता होना चाहिए कि दोनों जगह होता है एक चीज़, तो ये भी याद रखना। ठीक है, 2015-16 में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, भारत में सहकारी बैंकों की स्थिति मैं फिर बताना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी
सेंटर है ना, सहकारी जो संस्था है उन पर कंट्रोल करना चाह रही है, उनको स्टेट लिस्ट का दर्जा बनाना। याद करो अमेंडमेंट भी लाया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नॉन वैलिड करा दे दिया था उसको, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करा दे दिया था कि गैर संवैधानिक है, वो राज्य की पावर को छीनना चाह रहा था इस टाइप से। ठीक है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ठीक है, अरे एक बार क्या याद करो कि महाराष्ट्र में जो हुआ था ना, इसी कारण क्वेश्चन आया था 2022 में, 21 में भी ऐसा आया है क्वेश्चन। ठीक है, भारत में लगभग 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंक है, जिनमें से 1/3 अकेले महाराष्ट्र में राज्य में, याद रखना चाहिए, तथा लगभग 2/3 शहरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक में स्थित है। तो ये चीज़ याद रखना, ज़्यादा उधर है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वाले इलाके। वर्तमान में जैसे इसलिए गुजरात में देख लो ना, अमूल इसीलिए तो अच्छे से डेवलप हुआ है उधर, बहुत सारे पापड़ के ये सारे उद्योग व्यापार। ठीक है, वर्तमान में विभिन्न शहरी सहकारी बैंकों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए जमा है तथा इनके द्वारा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। यदि भी ऋण का लगभग 90% हिस्सा 5 लाख रुपए से कम का है, हमारा ऋण बहुत कम बांटा गया है। ठीक है, शहरी सहकारी बैंकों की संख्या लगभग पिछले एक दशक से में कम हुई है, जबकि वर्तमान में 1500 है लगभग। अब देखो फैक्ट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझने आने वाला नहीं है बस। अब देखो जैसे कल अपन जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो कॉन्सेप्चुअल है, वहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप क्वेश्चन बनाओगे। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इन्फॉर्मेशन है, आपको जितना इन्फॉर्मेशन आप सेव करके रखोगे। देखो अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा ना, इसमें ओनली कि ये चीज़ देखो, यही मैं भी बता रहा हूँ कि यूपीएससी तैयारी में ये चीज़ पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, कौन सी ऐसे फैक्ट बेस है। अब ये फैक्ट बेस है, अब इसमें बस, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस अब तुम्हें समझा सकता हूँ ये चीज़ें। इसमें अब जितना आप चीज़ें रिमेंबर रखोगे, बस मैं हाईलाइट करा देता हूँ कि भाई ये यूपीएससी इस टाइप का पूछ रहा है, वरना आपको याद रखना पड़ेगा वो चीज़ें, बस और कुछ ही नहीं, इसमें फैक्ट है बस। ठीक है, शहरी सहकारी बैंक तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंक की तुलना करने पर यह जानकारी मिलती है कि वर्ष 2015-16 तथा वाणिज्य बैंकों को एनपीए कम था तथा वर्ष 2019-20 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से एनपीए अधिक हो गया। सोचो कि पहले कम था और इनका अधिक हो गया। ध्यान से समझो, देखो वाणिज्य बैंकों का एनपीए कम था तथा वर्ष 2019-20 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से एनपीए अधिक हो गए। एक मिनट रुको, एक कॉन्सेप्ट देखो, शहरी सहकारी बैंक तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंक की तुलना करने पर यह जानकारी मिलती है कि वर्ष 2015-16 तक वाणिज्य बैंकों का, मतलब इनका एनपीए कम था, किसके कंपैरिजन में, मान लो इनके कंपैरिजन में, तथा वर्ष 2019-20 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से एनपीए अधिक हो गए। इनसे अधिक हो गया तो पहले भी तो अधिक ही था, ये कुछ पक्का इसमें कुछ ना कुछ गलत लिखा है, शायद ऐसा हो। सहकारी बैंक का अधिक हो गया। अपन यहाँ पे देखो ना कि वाणिज्य बैंकों का कम था, ये कहते भाई यहीं लिखो कि शहरी सहकारी बैंकों का एनपीए कम था वाणिज्य बैंकों की तुलना में। ठीक है, पर बाद में ज़्यादा हो गया, मतलब समझ रहे हो, तो कुछ ना कुछ गलती हुआ है। वो लिखते टाइम नोट्स जब टीचर फटाफट लिखाते हैं तो बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब कहीं ना कहीं वो यही समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, थोड़ा वो ऐसे भी फैक्ट है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा इस टाइप का कि फैक्चुअल, मतलब देखो वो डाटा बेस होता है, डाटा बेस यूपीएससी कभी नहीं पूछता, यूपीएससी जाता है। सरकारी बैंकों का एनपीए अधिक हुआ, इसीलिए तो सारे बैंकों को, जितने भी आरआरबी बैंक, ग्रामीण बैंक के थे, उनको एक किया गया इस घाटा को कम करने। हाँ ये बात सही है, सही है। दूसरा बात इसीलिए आरबीआई के तहत लाया गया उनको। ठीक है, सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय नियमों का पालन नहीं करने के कारण डीआईजीसी नामक संस्था ने बीमा भुगतान के अधिकांश निपटान किए हैं। ठीक है, तो इसी का ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ऐसा करके। ठीक है, सुनो, मतलब ये हो गया था, याद करो कि लॉकडाउन के दौर में महाराष्ट्र में याद करो एक बैंक था वो कोलैप्स कर गया था, याद है, तो कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम्पल था वो। ठीक है, ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण में लगातार गिरावट आई है। वर्ष 1992-3 में इसकी मात्रा 64% थी, जो वर्ष 2019-20 में घटकर लगभग 11%। तो सोचो आज इनकी महत्वता खत्म हो गई। रीज़न सोचो क्यों, क्योंकि आजकल जो कॉमर्शियल बैंक है ना, उनका विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया है। और दूसरी बात, सरकार उनको 45% बोल ही रही है कि प्राइवेट सेक्टर में आप करो, तो ये लोग भी उधर प्राइवेट सेक्टर में कर रहे थे, अब उधर वो बड़े बड़े बैंक आ गए। अब ये लोगों के पास, मैं समझ मतलब 100 रुपये है और उधर मान लो एसबीआई के पास 10,000 रुपये है, तो उनके कंपेरिजन में कहाँ लोग ये ज़्यादा ऋण दे पाएंगे, तो ये कारण है। इस प्रकार निष्कर्षतः सहकारी बैंकों की संख्या में लगातार कमी, एनपीए में वृद्धि हो रही है इनमें,
तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता की कमी मुख्य चुनौती है। दूसरी बात है पॉलिटिकल, देखो राजस्व सूची के विषय रहते हैं, मैं सही बता रहा हूँ ना, राजनीति की भेंट चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं। सहकारी बैंकों की समस्या देखना अभी आएगा। पहला दोहरा नियमन, वही मैं बता रहा था। सहकारी बैंकों का पंजीकरण, प्रबंधन, समाप्ति आदि कार्य रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किए जाते हैं, जबकि बैंकिंग कार्यों की निगरानी आरबीआई करता है। सोचो तो ये दोहरा नियमन हो गया ना। आप रजिस्टर हो रहे हो मान लो कि किसी राज्य की एक्ट के तहत, और आरबीआई आपको कंट्रोल कर रहा है। आरबीआई द्वारा लाइसेंस और ऋण नीति का नियमन किया जाता है एवं इसी आधार पर आरबीआई शहरी बैंकों का निरीक्षण करता है, ठीक है। इन बैंकों के प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई, उनका पुनर्गठन करना अथवा परिसमापन करना रजिस्ट्रार जो होता है उसका कार्य होता है। मतलब सभी सी बात है, आरबीआई जो काम करता है वो लाइसेंस और ऋण के नीति के नियमन करता है, परंतु और जो काम है इनको मान लो कि इनके जो सदस्य हैं उनको उठाना वो इसका काम होता है। तो ये दोहरा वो हो गया ना नियमन। कैसे तो भाई पूरा आरबीआई को ही दे दो आप, तो ये भी कमी है इनकी, ठीक है। दूसरा देखो, आरबीआई सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान रेगुलेट नहीं कर पाता है। तो सभी सी बात है, आरबीआई अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता ना भाई, सरकारी स्तर से ज़्यादा राज्य सरकार ज़्यादा इन्वॉल्व। सहकारी बैंकों में निम्न पूंजी आधार तथा कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण इनकी कार्य दक्षता प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप न केवल एनपीए में वृद्धि होती है बल्कि वित्तीय अनियमितताओं के कारण इनकी बैलेंस शीट भी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा मेंस का टॉपिक टाइप से है, तो याद रखना मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। सहकारी बैंक नई तकनीक को स्वीकार करने में धीमे हैं, जिसके कारण वित्तीय अनियमितताओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। वैसे बात है नई टेक्नोलॉजी के प्रति बस सब ऐसी बात है, मेन तो पैसे नहीं मिलते इनको, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत है, ठीक है। इन बैंकों में पेशेवर प्रबंधन की कमी के कारण अपर्याप्त चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब अच्छे से लोग नहीं जाएंगे। और दूसरी बात देखना कभी ना, मैंने जैसे आरबीआई का फॉर्म भरा था मैंने, है ना उसमें ऐसा हुआ था कि मैंने 0.45 नंबर जैसे फेल हो गए थे उसमें। तो मैंने उसका देखा, उसका सैलरी देखो उठा के, सही बता रहा हूँ ना, बहुत बुरा हाल है। 12-12 हज़ार के रुपये ऐसे सैलरी देते हैं, 2 साल ट्रेनिंग करवाएंगे, ऐसा रहता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत है, सोचो 12 हज़ार में कोई अच्छा व्यक्ति कैसे जाएगा वहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ज़्यादा अच्छे भाई जब तक सैलरी के लिए आप इनको आकर्षित नहीं करोगे तो अच्छे लोग कहाँ से आएंगे। तो अच्छे लोग नहीं आएंगे तो सभी से बताओ, आपको मैनेजमेंट हमेशा ख़राब चलते रहेगा। तो सहकारी बैंकों में सुधार के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात ऑडिटिंग करो, इनका परीक्षण करना चाहिए, जांच करना चाहिए, ठीक है। समझ बातों फर्क पड़ेगा भाई, तुमने कितने लोन दिए, किसको दिए, क्यों दिए, किस आधार पे दिए, केवाईसी नोन चेक किए नहीं किए आपने, आप उनको ट्रैकिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। शहरी सहकारी बैंकों के प्रभावी नियमन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने सुझाव दिया था कि आरबीआई को इन बैंकों के निदेशक मंडल का गठन करने, उसे विस्थापित करने, ऑडिट करने व वाइंड अप करने की शक्तियाँ दी जानी चाहिए। सोचो कि जो मतलब राज्य की पावर शक्तियाँ है वो इसको देनी चाहिए आरबीआई को। अतः संसद ने बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में वर्ष 2020 में संशोधन किया, जिसके उद्देश्य सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार करना व आरबीआई को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना था। इसीलिए यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में भी आया था और 2021 में भी आया है। सहकारी बैंकों में सुधार निम्नलिखित है। क्या क्या करना चाहिए। पहली बात प्रबंधन संबंधी सुधार, याद रखने मेंस का टॉपिक ज़्यादा है तो थोड़ा अच्छे से मेंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग भी करना, पीटी के अकॉर्डिंग भी करना है, तो अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो पहली बात तो मैनेजमेंट संबंधी सुधार, इसमें क्या करना पड़ेगा, सहकारी बैंकों के निर्देशन मंडल में कम से कम 51% सदस्यों के पास लेखांकन, अर्थशास्त्र, कानून आदि के विषयों की विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। नहीं तो क्या होता था, यहाँ पे राजनेता लोग अपने बैठा देते थे वो अनपढ़ है, वो जाके सोचो चला रहा है। तो ये इसमें एक विशेषता कर दी गई है कि भाई ऐसा होना चाहिए। यदि बैंक इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो आरबीआई निदेशक मंडल के पुनर्गठन का निर्देश दे सकता है तथा फिर भी निर्देश का पालन न हो तो आरबीआई निर्देशों को हटा सकता है, याद रखना। तो पहली बात ये चीज़ करना पड़ेगा। दूसरा, आरबीआई द्वारा प्रबंधों की योग्यता व आवश्यक शर्तें निर्धारित की जा सकती है। भाई कौन कैसा, कितनी योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो भी है, ठीक है। इस संशोधन द्वारा आरबीआई को यह अधिकार मिलेगा कि वह शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्ष को उपयुक्त न होने की स्थिति में हटा सकता है एवं नए व्यक्ति की नियुक्ति भी कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखना। संशोधन के अनुसार आरबीआई द्वारा जनहित में मल्टी स्टेट सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल का अधिकतम 5 वर्ष के लिए सुपरविजन किया जाएगा। मतलब ये
इसने कुछ गलत लिखा है। सुपर सेशन क्या? सुपर सेशन किया जा सकता तथा एक ही राज्य में स्थित सहकारी बैंक के लिए आरबीआई राज्य सरकार की सलाह से निदेशक मंडल का सुपर, ये क्या होता है इसका? कर सकता है। सेशन का मतलब बताओ एक बार, क्या होता है इसका? सुपर सेशन मतलब तो सत्र होता है बस, और नहीं, कुछ और वर्ड बोलना चाह रहा है। द एक्ट ऑफ रिप्लेक्सिंग समथिंग, स्पेशली समथिंग ऑर्डर और मोर ओल्ड फैशन। ठीक है, मतलब मान लो कि इसका मतलब ये होता है कि बहुत पुरानी कोई चीज़ होगी, उसको बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आरबीआई राज्य सरकार की सलाह पर उसको बदल सकता है, वही मान। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा क्या काम कर, अधिक्रमण आया है सर? हाँ वही, मतलब चीज़ों को हटा के दूसरी चीज़ें रिप्लेस करना वहाँ पर। ठीक है, सुपर सेशन का मतलब वो होता है, सुपर सीड करना भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑडिट व वाइंड अप संबंधी सुधार, इसमें क्या डाला गया इस एक्ट में? अधिनियम के अंतर्गत सहकारी बैंकों का ऑडिट एक योग्य ऑडिटर द्वारा किया जाएगा। ऑडिटर की नियुक्ति या उसे हटाने के लिए आरबीआई की पुनर्नुमति अनिवार्य होगी। नहीं, जैसे नहीं राज्य सरकार अपने मन के अनुसार किसी को भी भेज दे, किसी को भी हटा दे, ऐसा। ठीक है, वैसा नहीं होगा। यह अधिनियम सहकारी बैंकों की वाइंड अप की प्रक्रिया में उस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई को तीव्र करने हेतु आरबीआई को विशेष अधिकार प्रदान करता है। मतलब मोटा मोटा वही है कि जब अपन देख रहे थे जो दिक्कत थी उसमें, वह आरबीआई को जो है, सब ऐसी बात है, भूमिका बढ़ेगी तभी सारी चीज़ों को, नहीं तो वो जो राजनीतिक बेट चढ़ जाते हैं। ठीक है, शेयर सिक्योरिटी संबंधी सुधार। ठीक है, देखो एक शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। अपन पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा शेयर मार्केट है, जब पढ़ेंगे बैंक के बाद शायद शेयर मार्केट ही आएगा। ठीक है, सहकारी बैंकों को शेयर सिक्योरिटी जारी करने की अनुमति नहीं थी। ठीक, वो अपने शेयर नहीं दे सकते थे, जबकि अन्य बैंकों को इक्विटी शेयर, समता तथा प्रेफरेंस शेयर जारी करने की अनुमति थी। ये चीज़ याद रखना। तो ये तो बैंक में, सहकारी बैंकों में अंतर हो गया है चीज़। इस अधिनियम में संशोधन द्वारा सहकारी बैंक आरबीआई की पूर्व मंजूरी से सदस्यों के या संचालन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकते हैं। याद रखना, पहले नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं। अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति सहकारी बैंकों को शेयर करने के लिए अधिकार नहीं है। ठीक है, शेयर करने के लिए अधिकार नहीं है। अब देखो मोरेटोरियम संबंधी सुधार। अधिनियम के अनुसार आरबीआई सहकारी बैंकों को मोरेटोरियम में रखे बिना उनके पुनर्गठन की योजना बना सकता है, क्योंकि मोरेटोरियम अवधि में बैंकिंग गतिविधियां बाधित हो जाती है। इस सुधार को उद्देश्य जमाकर्ता या बचतकर्ता के हितों की सुरक्षा करना है। मोरेटोरियम मतलब ये होता है कि कुछ पीरियड, समय, अवधि, ऐसा कुछ होता है इसका मतलब। ठीक, मतलब मोटा मोटा ये मान के चलो कि सब ऐसी बात है कि ये जो एक्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ कि एक्ट इंपॉर्टेंट है, अभी 2020 में आया है। इसके बारे में पीटी में क्वेश्चन आ गया, मेंस में भी आया क्वेश्चन आया होगा, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आया होगा कोऑपरेटिव बैंक को लेकर, बहुत बड़ा विवाद चला था उस टाइम। ठीक है, तो ये मेंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है, टॉपिक है। ठीक है, अब आगे देखो, शहरी सहकारी बैंकों में अन्य सुधार क्या करने चाहिए। इन बैंकों को स्वेच्छा से लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने हेतु अनुमति दी गई है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाओ आप। इसके बारे में क्वेश्चन आया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। आरबीआई द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को कार्य प्रणाली के आधार पर 4 स्तरीय संरचना में बांटा जा सकता है। टायर 1 में 100 करोड़ रुपये तक जमा प्राप्त करने वाले बैंक, टायर 2 में 100 से 1000 करोड़ तक जमा प्राप्त करने वाले बैंक, टायर 3 में 1000 से 10,000 तक जमा करने वाले बैंक हो गए, और टायर 4 में 10,000 करोड़ से अधिक वाले बैंक हो गए। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो कुछ कुछ चीज़ें मैंने बताई थी नोटिस कर लेना, थोड़ा मेंस का टॉपिक है। ठीक है, अब देखो ये नाबार्ड इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी, ये चीज़ याद रखना। आधार पर 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका उद्देश्य याद रखना, इम्पोर्टेंट एम क्या था इसका, कृषि व ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से साख सुविधा उपलब्ध करवाना। याद रखना, पहली बात, नाबार्ड डायरेक्ट लोगों को लोन नहीं देता है। नाबार्ड लोन देता है, जैसे मान लो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गई, ठीक है, छोटी छोटी मान लो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, उनको लोन देती है, और ये लोग पे लोगों को जाके लोन देते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये डायरेक्ट लोगों को ऋण नहीं देता है। यहाँ पे साफ लिखा है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से साख ऋण सुविधा उपलब्ध। बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है उनके द्वारा, जैसे मान सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया,
ठीक है, बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो गए, उनको देता है, फिर ये लोगों को देते हैं। याद रखना, बहुत बार आप टेस्ट सीरीज दोगे तब वहाँ क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। यूपीएससी में भी, यूपीएससी में तो ये चीज़ याद रखना, पता होना चाहिए कि नाबार्ड डायरेक्ट लोगों को ऋण नहीं देता है। भारत सरकार की सहायता से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विकास बैंक की स्थापना करता है। तो ये चीज़ याद रखना, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विकास बैंक की तरह काम करता है ये नाबार्ड। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है और कृषि वित्त का वितरण किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक, ठीक है, जैसे आजकल जो आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये जैसे मान लो कि कौन सा था वो पेमेंट बैंक में, जैसे एयरटेल वेयरटेल को भी डाला गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है पेमेंट बैंक मतलब आपको पेमेंट करने में हेल्प करते हैं और ऋण ऋण बांटने का काम ये नहीं करता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में संसाधनों को गतिशीलता को बढ़ाने तथा समाज में वंचित वर्ग को आर्थिक विकास से जोड़ने के लिए पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई। यह संस्था ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधा प्रदान करता है। पहला तो लघु बचत खाते की सुविधा देता है आपको कि आप एक, ठीक है, स्मॉल सेविंग जो अकाउंट खोल सकते हो आप। प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों, पेमेंट मतलब देखो भुगतान, जैसे मान लो कि श्रमिक है विदेशों में रह रहे हो, यहाँ भेजना चाहता है, ठीक है। प्रवासी व्यक्ति, श्रमिकों, निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों तथा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर लोगों को धन हस्तांतरण करने की एक सुविधा देता है पेमेंट बैंक, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, देखो याद रखना, देखो पेमेंट बैंक जमा स्वीकार करते हैं, ठीक है, याद रखना ऋण नहीं देते हैं, नहीं क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, डेबिट कार्ड जारी करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं। याद रखना, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ। मैं फिर बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बना ना जाके, लगभग हर साल इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। भुगतान बैंक की स्थापना के लिए किसी कंपनी के पास वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए तथा इसमें एफडीआई नीति के अनुसार विदेशी निवेश भी किया जाता है। याद रखना, इनमें एफडीआई को अलाउ है। भुगतान बैंक की गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं। यह मांग जमा स्वीकार कर सकता है तथा प्रारंभ में प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए तक बैलेंस रख सकता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, पहली बात, यह डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, यह ऋण देने का अनुमति नहीं है, इसलिए ये क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता। यही इंपॉर्टेंट है जहाँ से वो क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी ने। भुगतान बैंक को आरबीआई के नियमानुसार कैश रिजर्व रेशियो रखना होगा। याद रखना, ये कैश रिजर्व सीआरआर उसका पालन करते हैं, ये अपना कुछ नगदी अपने पास रखते हैं, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई के लिए आरक्षित रखते हैं, ठीक है। इसे अपनी, जैसे कोई नाम याद है? अरे पेमेंट बैंक, कौन सा बैंक है? एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, एयरटेल पेमेंट बैंक ही है वो। अभी उसको वो आप उसका ना खाता खुलवा के आप उसमें पैसे जमा कर सकते हो, वो आपको ऋण नहीं दे सकता, परंतु ये चीज़ याद रखना, एयरटेल पेमेंट बैंक ही है, ठीक है। इसे अपने निवल देयता नेट लायबिलिटी के न्यूनतम 75% इससे सरकारी प्रतिनिधि निवेश करना अनिवार्य है। सोच लो, अब समझ बताए, देखो आपके लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया कि सर कि प्रॉफिट कैसे कमाते होंगे। अब देखो प्रॉफिट ऐसे कमाते हैं, 75% सरकार की प्रतिभूति में निवेश करता है, अनिवार्य है ये, तो ऑटोमेटिक यहाँ से प्रॉफिट बन जाता है। अब इनके बाद बचा कितना, 25%, तो 25% सवाई तो क्या करेंगे, अभी अपने पास रखते हैं, उसमें कैसे रेशियो लोगों को इधर उधर भेजने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला है स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो ना, कभी भी ना मेरा माना कि किसी भी टॉपिक को, चाहे बात इकोनॉमी की नहीं है, चाहे कोई से सब्जेक्ट की हो, सबसे पहले जो वर्ड दिया रहता है ना उसी को समझो। लघु छोटा, विच मतलब फाइनेंस, बैंक का मतलब बैंक का जमा स्वीकार करना, जमा लोगों को ऋण बांटना, और वो छोटे मात्रा में ही करता है। बस सीधी सी बात है, यही होगा, देख लेना इसके अंदर। सरकार ने निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों को एक सतत अधिकार देने के लिए प्रारूप तैयार किया तथा इसी क्रम में आरबीआई द्वारा छोटे बैंक, एक लो छोटे बैंक एवं विशिष्ट बैंकों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की गई। लघु वित्त बैंक की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य पूर्ति के लिए की गई। बचत माध्यमों को प्रावधान करना, ठीक है। छोटी इकाइयों, सीमांत एवं लघु किसानों, सूक्ष्म उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं कम लागत के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जमा स्वीकार करते हैं, ऋण भी बांटते हैं, ठीक है। लघु वित्त बैंक का लाइसेंस लेने के लिए कंपनी के पास वित्तीय क्षेत्र में कार्य करने के लिए 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा एफडीआई नीति के अनुसार इस बैंक में विदेशी निवेश की भी नीति है। अब ये चीज़ याद रखना, इस टाइप के स्टेटमेंट उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट बना देता है, ठीक है।
लघु वित्तीय जो बैंक है उनकी गतिविधियों का दायरा क्या होता है, कि मतलब वो कितना दे सकते हैं, क्या समझ। पहली बात तो छोटे हैं, तो ये बैंक ग्राहकों को जमा स्वीकार करते हैं तथा सूक्ष्म ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। छोटा मोटा ऋण दे देते हैं और जमा स्वीकार करते हैं। इन बैंकों के लिए परिचालन क्षेत्र के संबंध में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि क्या किस तरीके से काम करेंगे क्या है। इनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इन्हें आरबीआई द्वारा बनाए गए केसीजी रेशियो एसएलआर नियमों का पालन करना होगा, याद रखना है चीज़। ये जो है ना, अब देखो ये मेन पॉइंट है। अब यहीं से वो यूपीएससी क्वेश्चन जब भी बनाता है ना माइंड, मान लो कि एग्जामिनर वो यहीं से बनाता है भाई, बच्चों को पता है या नहीं कि आरबीआई केसीजी रेशियो को फॉलो करता है नहीं करता, वो इसी स्टेट में बस बदल देगा, नहीं करता, रियलिटी में करता है। तो यहीं से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बार बार बोला कि फैक्चुअल है, इसको पढ़ना, बार बार पढ़ोगे चीज़ें याद हो जाएगी। इन बैंकों को अपने नेट लोन का न्यूनतम 75% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र उधारी में देना अनिवार्य, याद रखना ये चीज़। कहाँ पे करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ऋण का 50% हिस्सा 25 लाख रुपए तक के ऋणों का होना चाहिए। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए, ऋण का 50% हिस्सा। हाल ही में आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को स्वेच्छा के आधार पर लघु वित्त बैंक में प्रयुक्त करने की अनुमति दे दी। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं, कौन से? जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। अब याद करो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये लाया गया था, एक महिला बैंक में लाया गया था, फिर वो बाद में ख़त्म हो गया। मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं जब छत्तीसगढ़ में था, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी स्टार्टिंग तो लाया गया था। उसमें मान लो कि महिलाएं काम करेगी, महिलाओं के लिए लोन बांटना, और आखिर में फेल हुआ, वो ख़त्म कर दिया गया। देखो फिर बता रहा हूँ, ये ऐसे टॉपिक है, इसको बार बार पढ़ना, इस नोट्स को बार बार पढ़ना, तब चीज़ें माइंड में जब सेट हो जाएगी ना, मैं पक्का बताऊँ, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखो ये इसलिए शुरू किया गया, जैसे देखो भारत में क्या था कि डाक आज से तो चलता आ नहीं रहा। याद करो 1854 में डाक विभाग उसी टाइम ले आया था। ठीक है, कौन लाया था? डाक प्रणाली का विकास किसने किया था? सो गए क्या सब? कर्जन। हाँ, वाह, लॉर्ड कर्जन ने किया था। अरे वाह वाह वाह, दादा तुम्हें क्या पता फिर भाई। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, क्योंकि 1854 से सोचो कि चीज़ें चल रही थी, पोस्ट ऑफिस बन रहे हुए थे। तो जब भारत में आज़ादी हुई, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस अभी भी थे। तो सरकार को लगा भाई कि अपन जो पोस्ट ऑफिस है उसी को बैंक में बना देते हैं ना। तो बैंक क्या, जो पोस्ट ऑफिस में वहीं पे भाई लोगों की जमा स्वीकार कर लो। ठीक है, छोटी मोटी लोगों की ज़रूरतें जो पूरा कर लो। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए फिर ये कॉन्सेप्ट आया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक, आरबीआई ने भारतीय डाक को भुगतान बैंक का लाइसेंस दे दिया। ठीक है, जिसमें 100% हिस्सेदारी सरकार की, याद रखना ये चीज़। अब ये चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन बनाने के लिए। इसका उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना है। भारत में भारतीय डाक का विशाल नेटवर्क है तथा इस संस्था पर नागरिकों का विश्वास भी है, क्योंकि कितने हज़ारों सालों से काम कर रही है ना, मतलब हज़ारों सालों से नहीं, मतलब 1854 के बाद से लेकर अभी तक सोचो तो आशा बहुत, उधर 100 साल और लगभग 50 साल, 150 170 सालों से काम कर रही है कोई संस्था, तो समय से तो विश्वास तो बन ही जाएगा। अतः इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन का विस्तार करना अधिक सरल है। भारतीय डाक भुगतान बैंक ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध कराता है, याद रखना। मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं, घरेलू स्तर पर धन हस्तांतरण की सुविधाएं, जैसे मान लो मुझे घर भेजना हो पैसे, सबसे बेस्ट तरीका। थर्ड पार्टी द्वारा समय जमा, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, याद रखना, एफडी और ऋण की भी सुविधा कराता है, परंतु याद रखने खुद नहीं देता है, ये थर्ड पार्टी के बिहाफ पे दिलवाता है, याद रखना ये चीज़। डोर स्टेप बैंकिंग है। डोर स्टेप बैंकिंग समझ बात है, डाकिया सोचो घर घर पहुंच जाता है। दूसरी बात है, हर गांव में पोस्ट ऑफिस है ही। और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डेबिट, मान लो सरकार बहुत सारी योजनाएं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है उसके द्वारा कर रही है, तो उसका भी फायदा मिलता है। अब इसके समझ क्या चुनौती है भाई? पहली बात तो निजी क्षेत्र से कठोर प्रतिस्पर्धा है। एक तो सरकारी है, 100% सरकारी ही बैंक है, सोच लो सरकारी बैंकों को क्या ही हाल होता है। इसलिए निजी क्षेत्र से कठोर प्रतिस्पर्धा है। आधुनिक आधारभूत संरचना का अभाव, भाई पोस्ट ऑफिस तो आज भी जाके देख लो, कुछ सुविधा है नहीं ज़्यादा,
तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी है, क्योंकि डाकिया जो लोग होते हैं 8वीं 10वीं पास होते हैं, अब वहाँ पे भी ज़्यादा ट्रेंड लोग नहीं होते, और कैपिटल का भाव होता है, स्वाभाविक सी बात है, इनमें ज़्यादा कोई लोग पैसा जमा करना भी ज़्यादा अच्छा नहीं करते। स्वाभाविक सी बात है, लोग SBI में इनमें जमा करेंगे जो ट्रस्टेबल है, इनको कुछ पता है नहीं ज़्यादा। तो ये भी एक बड़ा इशू है। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी, याद रखो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने शायद उस दिन बताया था आपको कि शायद 45% ऐसा फिक्स कर देता है RBI कि आपको लोन का इतना परसेंटेज, फिर उसमें जैसे CARR, कैसर, रिजर्व रेशियो, ठीक है, SLR, ये सब आपने देखा था, इनका भी फिक्स होता है। मान लो इसके 4 है, इसके 18 है, तो 22/5, ठीक है, कितना हो गया 22/5 7, 67% तो इन्हीं के लिए फिक्स हो गया। फिर उसके बाद में आप नीरव मोदी, माली जैसे लोगों को दे सकते हो लोन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों में वित्तीय आधारभूत संरचना के अभाव के कारण समय पर या पर्याप्त मात्रा में साख सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो सबाई सी बात में वही बता रहा था कि गरीब लोगों को ऋण नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चर को ऋण नहीं मिल रहा, बिजनेसमैन सारा ऋण लेके भाग जा रहा है। तो इसलिए ये चीज़ लानी पड़ी, स्टूडेंट को ऋण नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था। परिणाम स्वरूप न केवल क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। अब समझ बात, जब नई ऋण मिलेंगे तो आर्थिक असमानता तो बढ़ेगी, और क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ देखो गरीब है, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे देखो एकदम उद्योगपति राज्य है, बल्कि समावेशी विकास भी बाधित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए RBI द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र उधारी की शुरुआत की गई, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक, कौन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, द्वारा अपने निविल ऋण का न्यूनतम 40% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को देना अनिवार्य कर देगा। जो मैं 45% बता रहा था वो 40 है, ठीक है, याद रखना ये चीज़, 40% फिक्स कर दिया गया। RRB में लघु वित्त बैंक के लिए ये मात्रा न्यूनतम 75 रखी गई, याद करो, ये अपन ने देखा था, ठीक है। यदि कोई बैंक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता तो RBI द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत निम्न समूह शामिल है, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सीमांत और लघु किसान हो गए, सूक्ष्म उद्योग हो गए, समाज के कमजोर वर्ग हो गया, शिक्षा ऋण हो गया, आवासीय ऋण हो गया, नवीनीकृत ऊर्जा हो गई, उद्यमशीलता आदि हो गया। तो याद रखना ये सब प्राइवेट सेक्टर में आता है, और कोई भी जो बैंक को 40% इनको देना ही पड़ेगा। उपयुक्त व्यवस्था के कारण बैंक अपने मूलभूत वाणिज्य उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब बस वैसे बात है, कॉमर्शियल बैंक का तो प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होता है ना। अब सोचो 40% इनका यहाँ फिक्स कर दिया, 4% कैश रिजर्व रेशियो में कर दिया, और SLR में कर दिया वालों 18%, 22 कितना हो गया 62%। अब इनके पास लोनेबल फंड कितना बचा 38। अब इनका तो समझ में तो प्रॉफिट कम होगा। तो वाणिज्य जो उपयुक्त व्यवस्था के कारण बैंक अपने मूलभूत वाणिज्य उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते थे, अर्थात ये प्रावधान बैंकों को अपने मजबूत पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने में बाधित करता है। इसलिए RBI ने इस संदर्भ में एक नई बैंक की शुरुआत की है, जिसे प्राथमिकता उधारी सर्टिफिकेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये क्या है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, देखो कॉमर्शियल बैंक फ़ायदा कमाना चाहते हैं। और दूसरी बात देखो, जैसे एजुकेशन लोन होगी, यहाँ पे ज़्यादा ब्याज दर भी नहीं ले सकते, किसानों से ज़्यादा ब्याज दर नहीं ले सकते आप। और उधर नीरव मोदी या मान ले लोग जैसे बोले अडानी लोग कि यार तू मुझे दे, उन लोगों को क्या दे रहा है, मैं तेरे को ज़्यादा प्रॉफिट बना के दूंगा। तो ये सारी बैंक तो स्वाभाविक सी बात है, फिर सरकार के पास गए तो सरकार ने कुछ सोल्यूशन दिया है। इसके अंतर्गत वे बैंक जिन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र का उधारी का लक्ष्य पूरा नहीं किया है, इस प्रमाण पत्र को खरीदकर अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, तथा जिन बैंकों ने इस लक्ष्य से अधिक ऋण दिया है वे इस प्रमाण पत्र को जारी कर सकते हैं। ध्यान समझना, प्राथमिकता उधारी सर्टिफिकेट, जैसे मान लो कि ये A बैंक है, ये B बैंक है। अब इसको मान लो कि इसके पास 100 रुपये थे, इसके पास भी 100 रुपये है। ध्यान समझना, इनको 40% करना था प्राइवेट सेक्टर में, इसने 30 ही किया, 10% नहीं कर पाया, और इसने क्या कर दिया 50 कर दिया, खुशी खुशी में और ज़्यादा लोगों को बांट दिया ऋण। अब सोचो इसके पास 10% इसने एक्स्ट्रा कर दिया। अब ये चाह रहा है कि भाई मेरे से कोई ख़रीद लो, क्योंकि मैंने ज़्यादा कर दिया इस पर खर्च। तो ये एक बैंक बोलेगा यार मुझे बचा लो, नहीं तो RBI मेरे को डंडा मारेगा, तो आप ये 10 मुझे दे दो 15 रुपये में, समझ में आया। तो अब इसके पास आराम से क्या हो जाएगा, 40% इसने जो प्राइवेट सेक्टर का कर लिया कंप्लीट, 5 रुपये प्रॉफिट भी कमा लिए। अब इसको ये खरीदना पड़ गया, 15 का खरीदना पड़ा, ठीक है, 5 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़े। तो ये चीज़ है ये,
तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट के द्वारा प्राथमिक उधारी को इधर उधर एक्सचेंज करना। ठीक, इस प्रमाण पत्र के क्रय विक्रय का नियमन आरबीआई द्वारा किया जाएगा। ये प्रमाण पत्र निम्नलिखित 4 प्रकार के। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो PSLC कृषि में किसने किया है, सूक्ष्म उद्योग में किसने किया है, सीमांत किसान और सामान्य। तो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये नया कॉन्सेप्ट है। बैंकों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी, तो उसका रिजोल्यूशन किया गया। ठीक है, अब ये नया टॉपिक है, तो नया टॉपिक कल से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो लगभग बैंकिंग में फिर बता रहा हूँ लगभग हो गया, जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे तो जाके क्वेश्चन बनाना। मैं फिर बता रहा हूँ हर साल एक आध क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ पूछना तो बताओ। सो गए क्या सब लोग? नहीं सोए सर। ये बता, समझ में आ रहा है ना? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बार बार जैसे टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, ट्यूशन जाके देखो, ट्यूशन बनेंगे। और ये चीज़ समझो, बार बार मैं फिर बताऊँ, जो जहाँ मैं करवार भाई एक्ट में ये दिया है, ये लोन इतना दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते, इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन जाके देखो, क्वेश्चन पेपर जाके देखो ना, तभी आँख खुलेगी। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, और कोई डाउट? क्वेश्चन पूछ देखो, मैं फिर बता रहा हूँ। अरे ये बहुत फास्ट होगा, ये क्लास से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। समझ आ रहा है सर? ठीक है, बस वही है क्वेश्चन बन। देखो मेरा देखो सिंपल से मतलब कि इतना काम करवा दूं मैं ताकि आपकी क्वेश्चन बनने लग जाए, बस खत्म बात। और तो अपने को क्या ही करना है, अपने को कोई इकोनॉमी का अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं बनना है, बस इतना हो गया, अपना काम हो जाए। अब देखो मैंने जैसे बोला है कि याद रखना कि जैसे भाई कितना परसेंटेज शेयरिंग है, क्या है, ठीक है, कौन से एक्ट में दिया है, कहाँ दिया है, कौन मान लो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अभी छोटी छोटी चीज़ें बस ये। अभी देखो आज का जो टॉपिक था पूरा फैक्चुअल था, आज थोड़ा थोड़ा मेंस का पार्ट है। अब जैसे कल वित्तीय समावेशन वाला भी, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, और पीटी में इधर उधर क्वेश्चन बनेंगे, इससे भी एक आया हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ा ये ऐसे टॉपिक जिनका आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। जो पहला टॉपिक तो कॉन्सेप्ट वाला था, कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। अब ये इन्फॉर्मेशन बेस है, तो इन्फॉर्मेशन में तो मैं फिर बार बार ये बोलूँगा कि बार बार पढ़ो इन नोट्सों को। जैसे आज मान लो कि पढ़ा दिया हूँ, तो इसको एक बार जाके और पढ़ो। फिर यूपीएससी के जो PYQ आए हुए हैं, मेरा तो मानना है कि आज तक जितने मैंने नोट्स करवा दिए हैं, उसको जाके वो नोट्सों को पढ़ो, और नोट्स को पढ़ के फिर PYQ क्वेश्चन लगाओ। मान लो कि लगभग अभी जो जितने मैंने पढ़ा दिया ना, लगभग 2011 से लेकर 2022 तक 20 क्वेश्चन आए होंगे। जितना मैंने आज तक पढ़ा दिया 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पर ईयर मान के चलो मोटा मोटा 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो जब वो क्वेश्चन बन जाएंगे, उसमें से 20-22 में मान लो 17-18 भी बने तुम्हारे, तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे अपने एक बूंद बूंद से गड़ा बढ़ते रहेंगे डेली। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो फिर ठीक है, मैं फिर बता, रिवीजन करो, ज़्यादा फायदा रहेगा। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ बोलो पूजा। सर 5 क्वेश्चन का है ना, मतलब बाद में करवा देते हैं, सही रहेगा ना? वैसे तो मैं पीटी वाले प्रोग्राम में करवाऊंगा ही ना, पीटी वाले प्रोग्राम में तो करेंगे अपन अच्छे तरीके से। तो क्या दिक्कत है? अभी जो करवाइएगा ना, तो उससे ना जो पढ़ते हैं ना वो याद भी रह जाते अरे हैं। तो भाई है, आपको खुद से फिर मैं करवा दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग एग्जाम भी मैं ही दे दूँ आपकी जगह? अरे मैं इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप जैसे मान लो क्लास कर ली, आप जाके नोट्स पढ़ो, फिर जाके क्वेश्चनों को दोगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप खुद से करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज़ समझो पूजा। जैसे मेरा क्या था, मैं तो करवाऊंगा ही, मैं करवा भी दूंगा, तो उससे आपका क्या फ़ायदा हो? तो आप ये चीज़ समझो ना। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि देंगे इसका पढ़ के। हाँ, पढ़ के फिर दो। 2011 से लेके पेपर बैठो और 2023 तक सारे क्वेश्चन सोल्व कर डालो। जो 2 टॉपिक अपने कंप्लीट किए हैं, बैंक वाला, RBI वाला, और रेपो रेट, ये सारी चीज़ें, तो ये क्वेश्चन करो। मेंस में भी देखो, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो लिख लो। ठीक है, जैसे वित्तीय समावेशन वाला मेंस, मेरे कॉपी में है ना, ज्यादातर इंग्लिश में लिखा हुआ है। नहीं ये हिंदी वाला ये पढ़ो, ये अच्छा है। आओ वो रामेश्वर सर, तो हम रख ही देते हैं अब। रामेश्वर सर हिंदी, वो इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाता है, वो बाइलिंगुअल पढ़ा रहे थे ना उस बैच में, ये भी एक रीज़न था। इंग्लिश वाले कहाँ से आ गए हैं ना, कोई भी बैच को सही से होने नहीं दे रहे। फर्स्ट बैच लेके गुस्सा आ रहा है हमको। अरे कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जो सेकंड बैच है उसमें सिर्फ हिंदी है तो हिंदी है, इंग्लिश है तो तो इंग्लिश है।
तो मेरी आईडी से कर लो ना, क्या दिक्कत है।